Is it visible, all of you guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, चलो तो फिर शुरू करें आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जितने भी डाउट्स मुझे मिले थे वो सारे डाउट्स के मैं अभी यहाँ पे सॉल्यूशन देने वाला हूँ, राइट। और सॉल्यूशन देने के बाद अगर टाइम बचता है अपना तो आगे क्या करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज के अंदर डाउट्स। आप अभी सब लोग अपने नोट्स पेन या कैलकुलेटर जो भी है वो सब साथ में लेके चलो, बैठ जाओ तो पता चल जाएगा। चलो अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो आपके सामने है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो है c, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड नॉर्मल प्रेशर जो दिया है वो आपको दिया, तो तीनों को आपको क्या करना है, फंडामेंटल यूनिट कंसिडर करना है। और इन तीनों को फंडामेंटल यूनिट कंसिडर करके आपको मास का यूनिट निकालना है। मतलब आपको क्या करना है, मास को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, स्मॉल सी, स्मॉल जी एंड कैपिटल पी। सो तो अपने ऐसा लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग मास इन टर्म्स ऑफ C, फिर G and then P. We can just say that M is proportional to C raised to X, G raised to Y and P raised to Z, ऐसा लिख सकते हैं। और उसके बाद M is equal to K, C raised to X, G raised to Y and P raised to Z हो जाएगा, राइट। अब ये इसके आगे क्या करना होता है आप सबको पता है, डायमेंशन रखोगे यहाँ पे। यस सर। लेफ्ट हैंड साइड मास का डायमेंशन रखेंगे तो m1 l0 t0 करेंगे। k कांस्टेंट होता है, उसका डायमेंशन नहीं होता। c क्या है, लाइट की स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है भाई, तो कि m0 l1 t-1 स्पीड होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर का l1 पर सेकंड है तो t⁻⁻1 रेस टू x कर दो। फिर g एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, तो कि मीटर पर सेकंड का स्क्वायर रेस टू y कर दो। और ये रहा प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशन अगर मान लो मुझे याद नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा बहुत रफ में जाके काम करूंगा। रफ में जाके क्या करूंगा, देखो जरा ध्यान से, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन क्या होता है भाई, तो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी एक मीटर स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा क्या, तो कि किलोग्राम बचा, नीचे सेकंड स्क्वायर बचा और नीचे एक मीटर बचा। तो उसके ऊपर से किलोग्राम का m1 करेंगे, मीटर का l-1 करेंगे, और सेकंड स्क्वायर जो है वो नीचे की तरफ है तो t⁻⁻2 करेंगे, राइट। t⁻⁻2 करेंगे। सो दिस इज बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला, मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए। समझ में आया सबको भाई यहाँ तक? यू कैन ऑलवेज रिप्लाई। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट, Yes, sir. सबका आंसर मुझे आना चाहिए। चलो अब क्या करते हैं यहाँ पे, इतना तो हो गया, अब एक्सपांशन करते हैं। चलो m1 l0 t0, तो देखो m का यहाँ पे 0, यहाँ पे भी दूसरे केस में भी 0, और तीसरे केस में m⁻² क्या आएगा, z आएगा। फिर l का यहाँ पे पावर क्या है, 1 into x हो जाएगा तो x। फिर यहाँ पे l का पावर क्या हो जाएगा, 1 into y हो जाएगा तो y, दोनों को ऐड करेंगे। फिर l का क्या हो जाएगा, -z हो जाएगा। फिर t के ऊपर क्या करेंगे, तो कि -x -2y एंड -2z करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा करेंगे और इसके ऊपर से पता चल जाएगा कि z की वैल्यू कितनी है, 1। फिर x + y -z की वैल्यू कितनी है, 0। एंड -x -2y -2z की वैल्यू कितनी है, वो भी है 0। तो z की वैल्यू अपने 1 रखेंगे ना, तो क्या मिलेगा, देखो दूसरी इस इक्वेशन में मैं z = 1 लिख देता हूं, तो क्या मिलेगा, x + y = 1 मिल जाएगा। और इस इक्वेशन में z की जगह पे मैं 1 रखता हूं
तो मुझे क्या मिलेगा, -x - 2y इज इक्वल टू 2 मिलेगा। इसको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से पता चलेगा कि यहाँ पे -y आ गया और यहाँ पे आ गया 3। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू आएगी -3, और y की वैल्यू अगर -3 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू होगी 1 - y। कहां से, तो कि इस इक्वेशन से। तो 1 - -3, तो दिस इज गोइंग टू बी 4। तो मतलब क्या हो गया, इसको अगर अपने इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, कौन सा इक्वेशन भाई, जस्ट अ मिनट, हाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में m की वैल्यू क्या आ गई, t⁻x, x की जगह पे क्या लेंगे भाई 4, फिर g⁻y, तो उसको -3 लेंगे, और p⁻z, तो z को क्या लेंगे 1। तो इट इज ऑल्सो रिटर्न दैट कि pc⁴ अपॉन g³। यहाँ पे मैंने है ना k को क्या ले लिया है, 1 ले लिया है। ये हमारा ट्रेडिशन है कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट को अपने क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो अगर k की वैल्यू 1 है तो मास का फॉर्मूला कुछ क्या हो गया, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना वैसा फॉर्मूला हो गया। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबकी वैल्यू दी हुई है आपको, देखो प्रेशर का वैल्यू दिया है 1.013 इंटू 10⁵, फिर c यानी स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ कर देंगे, और यहाँ पे g का क्यूब है तो 9.8 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। और इसके कैलकुलेशन के बाद आपको जो आंसर मिले, दैट आंसर इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। समझ में आ गया। यहाँ पे पूछा था, क्या पूछा है कि फाइंड द यूनिट ऑफ मास, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने से सर्टेन किलोग्राम वाला आंसर मिलेगा। तो दिस इज बेसिकली क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मास हो जाएगा। समझ में आया भाई सबको? यस सर। तो जल्दी कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, अभी कैलकुलेशन में टाइम नहीं बिगाड़ते अपने। सर अगर Okay. ये चारों रिलेशन का एक कोई फॉर्मूला पहले से मैन मेड हो तो सर वो लगा सकते हैं, मतलब फॉर्मूला पहले से ही हो, जैसे कि इन तीनों ये चारों के चारों एक फॉर्मूला में आते हो, तो वैसा फॉर्मूला भी हम हाँ ले तो लगा सकते हैं। हाँ, अगर तुझे डायरेक्टली याद है, मान ले तुझे मास का फॉर्मूला होता है pc⁴ अपॉन g³, अगर मान लो पहले से ही याद होता तो डायरेक्टली लगा सकता। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे पहले से याद रखने वाला ये फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फेमस फॉर्मूला नहीं है जो हमको याद रहेगा। अगर कुछ फेमस नहीं है तो सबसे सेफ तरीका क्या है, जो मैंने अभी दिखाया वो। समझ में आ गया ना? सर बट लेंथ और टाइम के भी यूनिट्स फाइंड करने हैं। नहीं, ये अभी मास का हुआ, अब ऐसे ही लेंथ का करना है, ऐसे ही टाइम का करना है। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है। सर बट लेंथ टाइम मास का तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ना यूनिट। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देख अभी क्या करेंगे, जैसे मास के लिए यहाँ पे ये इक्वेशन 1 लिखा ना, अभी दूसरे में यहाँ इस जगह पे मास की जगह पे क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। ओके, लेंथ एंड टाइम। समझ में आया? यस। इस पर्टिकुलर जगह पे मास निकल जाएगा, मास की जगह पे लेंथ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। अब यहाँ पे L1 हो गया तो फिर पूरी कैलकुलेशन बदल जाएगी। यस सर। ओके, तो अभी ये 2 काम आपको करने हैं, आप करोगे कि मैं करवाऊं, बोलो? कर लेंगे, हम कर लेंगे ना एवरीवन? यस सर। कर लेंगे सर। सिंपल चेंज करना है, यहाँ पे मास की जगह पे लेंथ कैलकुलेट करो, फिर मास की जगह पे क्या करो, टाइम कैलकुलेट करो। 3 प्रॉब्लम करने हैं यहाँ पे, एक के अंदर 3 है, 1 2 का 3 है भाई। हो गया क्लियर? यस। तो ये खत्म करके जैसे अपना लेक्चर, हाँ बोलो। ओके लेक्चर, ओके फाइन। देखो लेक्चर खत्म होते ही ये तीनों 3 कैलकुलेशन करके मुझे व्हाट्सएप कर देना आप लोग, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, वो ऐसा ही क्वेश्चन है XYZ वाला। देखो गैस बबल है, फॉर्म एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर, ऑसिलेट्स विद द टाइम पीरियड T, एंड टाइम पीरियड T डिपेंड किस पे करता है, स्टैटिक प्रेशर P पे। तो टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन, अपने यहां पे बोल सकते हैं कि हियर टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन स्टैटिक प्रेशर P, तो P⁻x, फिर डेंसिटी ऑफ वाटर यानी ρ⁻y, एंड टोटल एनर्जी E⁻ क्या करेंगे, Z करेंगे। तो बस XYZ की वैल्यू ये जो यहाँ पे दी है ना, वो इतनी होती है, ऐसा प्रूव करना है मुझे, ठीक है? तो XYZ की वैल्यू इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे निकालनी है।
चलो करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, m0 टाइम पीरियड है तो टाइम है तो m0 L0 और t1 होगा। प्रोपोर्शनलिटी निकाल देंगे तो p का डायमेंशन क्या होगा, अभी हमने प्रीवियस थोड़े ही टाइम पहले आगे वाले प्रॉब्लम में देखा था। देखो p का डायमेंशन क्या आ गया था, ये रहा m1 L-1 और t-2। तो उसी डायमेंशन को मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूं। m1 L-1 t-2 का कौन सा पावर लेंगे भाई, x लेंगे। ये रो जो है वो डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब उसका यूनिट होता है। तो किलोग्राम का m1 पर मीटर क्यूब है तो L-3 करना पड़ेगा और t⁻0 हो जाएगा यहाँ पे ऊपर y। और ये है एनर्जी। एनर्जी होता है जूल, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और जूल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम यानी m1, मीटर स्क्वायर यानी L2, नीचे सेकंड स्क्वायर आया तो t-2 और उसका पावर आएगा z। चलो ये मैंने पहला स्टेप जो किया, समझ में आया सबको भाई? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. डायमेंशन फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो रफ में से इस पर्टिकुलर डायमेंशन फॉर्मूला को कैलकुलेट करना है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या होगा। अब देखो m⁻² क्या मिलेगा, x प्लस y प्लस z मिलेगा। L-1 इंटू एक्स तो -x, फिर -3 इंटू y तो -3y, और 2 इंटू z है तो 2z। फिर t की पावर लेते हैं, t का -2x, 0 इंटू y तो 0, और ये होगा -2z। तो ये हो गया। ये स्टेप समझ में आया भाई सबको? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. कोई भी क्वेरी हो ना, हर एक स्टेप में जैसे ही कोई क्वेरी आती है तो इमीडिएटली मुझे पूछो, ठीक है, वेट मत करना। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया, 0। फिर -x -3y प्लस 2z, वो भी 0 हो गया। फिर -2x -2z, वो हो गया 1। तो यहां से ये सॉल्व करना है तो देखो यहां से अपने कुछ लिख सकते हैं ऐसा, इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट हाँ या ना बोलना, x प्लस जेड इज इक्वल टू -12। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. डन ना, समझ में आ गया परफेक्टली। चलो अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो यहाँ पे इक्वेशन है ना x और z में है, ठीक है। अगर मुझे एलिमिनेशन करना है तो मुझे कोई ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें x और z आता हो। तो मैं पहले इक्वेशन को लिखता हूँ। देखो ये पहला इक्वेशन का क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे कि 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3x और z चाहिए ना, तो y को रिमूव करना है देखो मुझे, और y को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। और ये दूसरा जो इक्वेशन है मेरा वो कौन सा है, -x -3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। और यहां से जब 3y कैंसिल हो जाएगा, 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x प्लस 3z और 2z क्या हो जाएगा, 5z हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता चला, मेरे पास एक इक्वेशन ऐसा आ गया कि जिसमें क्या है, x z है, और दूसरा इक्वेशन भी मेरे पास ऐसा आ गया कि जिसमें x और z है। तो दो अननोन है, दो वेरिएबल है, तो इसको अपने कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, लेट अस सी। तो पहला इक्वेशन 2x प्लस 5z इज इक्वल टू 0 मैं ऐसे ही लिखता हूं। अब ये दूसरा जो इक्वेशन है ना, ये वाला, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इफ आई मल्टीप्लाई विथ -2, 2 से नहीं बट -2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो -2x आएगा यहाँ पे। z को -2 से मल्टीप्लाई करो तो -2z आएगा, और -12 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। और यहां से 2x कैंसिल हो जाएगा, 5z माइनस 2z क्या हो जाएगा, 3z इज इक्वल टू 1 आएगा। तो z की वैल्यू क्या आ गई, देखो 1/3 आ गई, z की वैल्यू 1/3 आ गई। अब हमको ये पता है कि x प्लस z जो है वो -12 है। तो अब चलो z की वैल्यू को 1/3 रख दो यहाँ पे। अब क्या करेंगे,
1/3 को ले जाओ राइट हैंड साइड, तो -½ -1/3 हो जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा -5/6 आ जाएगा। ये x का वैल्यू मुझे मिल चुका है -5/6, z का वैल्यू मुझे मिल चुका है 1/3। अब y का वैल्यू ढूंढना है, तो हमको पता है, देखो नाउ x + y + z क्या है, 0 है, पहला इक्वेशन से पता चलता है। तो यहां से y की वैल्यू क्या होगी, तो कि -x - z, -x मतलब 5/6 हो जाएगा, और z की वैल्यू है 1/3, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इट इज 5/6 - 2/6, तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहां से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई 5/6, y की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू 1/3। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, और प्रूव हो गया। इज दैट अंडरस्टूड परफेक्टली? सर यस सर। डाउट Yes, है sir. सर। बोल। हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज अगर हमें पता कि ये सब है, तो हम ये सीधा पुट करके LHS = RHS नहीं कर सकते? एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको ढूंढनी है, देख। यानी सर जैसे कि हमें पता कि एक्स की वैल्यू -5/6 है, तो हमने नहीं, आपने सेकंड स्टेप में इक्वेशन बनाया MLT वाला, हाँ तो उसमें एक्स की वैल्यू -5/6 अरे भाई, रखी है। यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि x की वैल्यू -5/6 है। अच्छा, ओके सर। जो प्रूव करना है वो थोड़ा ले लेंगे, क्वेश्चन पढ़ शांति से। शो दैट। ये क्वेश्चन किसने, मुझे नावेद ने पूछा था, आई थिंक, इज दैट राइट? यस सर। तो नावेद एक जेन्युइनली ऑनेस्ट आंसर दे दे मुझे अभी, ऑनेस्ट हाँ, बोलो आंसर सर। चाहिए। ये क्वेश्चन तूने पढ़ा था शांति से एक बार? हाँ सर, मैंने डायमेंशंस भी लिखे, पर है ना कैलकुलेशन में बाद में मिस्टेक हो गई, तो मेरा आंसर ही नहीं आया। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी, या क्वेश्चन देख के गैस बबल और एक्सप्लोजन ऐसे बड़े बड़े नाम नहीं देख के? नहीं, कैलकुलेशंस में। ऑनेस्ट आंसर है ना ये? हाँ हाँ सर। चलो ठीक है, तो फिर ठीक है, आई एम हैप्पी यार, खुश कर दिया तूने यार मुझे। ठीक है, क्योंकि Sir, मैंने देखा। हाँ बोलो। हमें ये x + z = -1/2 मिला, तो उसको हम फर्स्ट x + y + z = 0 में हम डाल सकते हैं। हाँ तो डाल उसका सकते हैं, y, वहां से भी मिल जाएगा। हाँ हाँ, वहां पर से सर तुझे मैंने y मिल जाएगा ना। वैसे मैंने ट्राई किया तो मेरा सिर्फ y का आंसर आया, x और z का वैसे आंसर नहीं आ रहा, सेम हाँ तो वाला। इसीलिए तो न, देखो, अपने बेसिक ओके। एल्जिब्रा सीखे हो 10th स्टैंडर्ड में आप। हाँ। बेसिक एल्जिब्रा क्या कहती है कि जितने अननोन होते हैं ना, उतने इक्वेशन चाहिए। अपने देखो ये 3 इक्वेशन को देखो, ये 3 इक्वेशन में x की वैल्यू पता नहीं है, y की वैल्यू पता नहीं है, z की वैल्यू पता नहीं है, मतलब मेरे पास 3 अननोन्स है। ठीक है, और 3 अननोन हो ना, तो कम से कम 3 इक्वेशन तो चाहिए चाहिए और चाहिए। 3 से अगर कम इक्वेशन होते तो मेरा आंसर ही नहीं आता, समझे? 3 से अगर कम इक्वेशन होते ना, तो मेरा आंसर ही नहीं आता। तो यहाँ पे उस लॉजिक से चलो, सॉल्यूशन 3 इक्वेशन दिए हैं, 3 अननोन है, तो किसी भी तरह से सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ये आपकी एटीट्यूड और आपके एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आपके सामने 3 इक्वेशन है और इस 3 इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। जेन्युइनली बोलो, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो अभी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया ना, यहाँ पे ये इक्वेशन 1 पहला स्टेप ही फिजिक्स है, उसके बाद ये दूसरा स्टेप भी मान लो फिजिक्स है, चलो, लेकिन दूसरे स्टेप के बाद फिजिक्स कहीं पे है ही नहीं। दूसरे स्टेप के बाद सिंपल एल्जिब्रा है, सिंपल एल्जिब्रा, जो आप अपने 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हो। अगर आपको 8-9 स्टैंडर्ड का एल्जिब्रा अगर नहीं आता ना, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। और अगर वो एल्जिब्रा जोरदार आता है, आप मैथ्स में फाड़ू हो, ठीक है, आपने 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में रट्टा मार के मैथ्स क्लियर नहीं किया है, तो ये आपके लिए क्या होगा, इट्स जस्ट अ कप ऑफ टी, इट्स गोइंग टू बी चाइल्ड्स प्ले। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो जो टाइम पीरियड है वो लास्ट वाली इक्वेशन में ही पुट करना है उसकी वैल्यू। लास्ट वाले इक्वेशन में मतलब क्या? मतलब ये जो एक्स वाई का जो प्रॉपर इक्वेशन निकला, हाँ मींस नहीं, यहाँ पे तो उसी प्रूव में करना था। रीड द क्वेश्चन अगेन। हमको प्रूव करना है कि x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है और z की वैल्यू इतनी है, बस। इससे ज्यादा हमको कुछ करना ही नहीं है। देख, क्वेश्चन शांति से पढ़ो। गॉट इट? यस सर। ओके ग्रेट, चलो
आगे बढ़े? शुड वी प्रोसीड? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो। अभी ये क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अबाउट 10 सेंटीमीटर एंड नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। अब यहाँ पे ये एक्यूरेसी मतलब क्या? एरर, ठीक है। और लेंथ की बात की है तो पहले यहाँ पे लेंथ की वैल्यू दी हुई है कितनी? 10 सेंटीमीटर, और लेंथ में जो एरर आ रही है वो है 1 मिलीमीटर की। फिर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज अबाउट 0.5 सेकेंड। ये पेंडुलम जो है उसका टाइम पीरियड है 0.5 सेकेंड। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन होने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम, और वो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। फिर द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड विथ वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। अब देखो स्मॉल टी कितना है? तो कि 100 इंटू कैपिटल टी होगा। क्यों? क्योंकि एक ऑसिलेशन के लिए कैपिटल टी टाइम लगता है, तो 100 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? तो कि ये 100 टी, और 100 टी का वैल्यू आप जानते हो, टी की वैल्यू अगर आप 0.5 लिखोगे सो दिस इज गोइंग टू बी 50 सेकेंड। ओके, और यहाँ पे एरर दी हुई है डेल्टा टी, और ये दिया हुआ है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। समझ में आया ये यहाँ तक डेटा? Yes, sir. इतना डेटा हमारे पास है, और मुझे क्या करना है? जी के अंदर एरर निकालनी है। तो जी के अंदर एरर निकालने से पहले एक चीज मैं बता देता हूं, जब भी टाइम पीरियड वाली बात आए तो आपको ऐसा इक्वेशन कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। जैसे यहाँ पे t इज इक्वल टू 100 टी आया। इससे पहले हमने एक प्रॉब्लम प्रीवियस लेक्चर में देखा था जहां पे t इज इक्वल टू 25 टी था, याद है? 25 ऑसिलेशन थे वहां पे। तो ये t इज इक्वल टू 100 टी है, तो इसके ऊपर से अपने एरर का अगर इक्वेशन लिखे तो डेल्टा टी अपॉन टी, राइट? ये टी के ऊपर पावर कितना होता है? 1। 100 तो कांस्टेंट है, एरर वाले इक्वेशन में कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता, कांस्टेंट को भूल जाना है, सिर्फ t⁻1 को देखना है। t⁻1 में 1 क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा, तो वो 1 आगे आ जाता है, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं उसको। तो डेल्टा टी अपॉन क्या हो जाएगा? टी। तो हम बोल सकते हैं कि हियर स्मॉल टी इज इक्वल टू 100 टी, उसके ऊपर से मुझे क्या मिला? डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा कैपिटल टी अपॉन डेल्टा कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी। यहां तक समझ में आया सबको भाई? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन भी हमने ऐसा किया था। याद आ रहा है वो क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर वाला, 25 ऑसिलेशन वाला? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। किसी को याद नहीं आ रहा है? ना, yeah, sir, याद है. याद आया? याद आया तो अच्छी बात है ना भाई। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करना है? ये इक्वेशन तो मुझे मिल गया, और ये इक्वेशन होगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। अभी मुझे क्या करना है? परसेंटेज एरर इन जी निकालना है ना। तो पहले जी के अंदर एरर निकालने के लिए पहले क्या होना चाहिए? जी का फॉर्मूला तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक सवाल पूछता हूं, मच्छर मारने के लिए क्या होना चाहिए? बोलो। All out. मच्छर। मच्छर मारने के लिए पहले मच्छर होना चाहिए, समझे? मच्छर मारने के लिए पहले मच्छर होना चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पे जी का परसेंटेज एरर अगर मुझे निकालना है ना, तो पहले जी का फॉर्मूला होना चाहिए। तो जी का फॉर्मूला हम कहां से निकालेंगे? तो फॉर सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसी को याद है भाई? 2 pi upon root LG. 2 पाई अंडर रूट LG। 2 pi the square नहीं है. सिर्फ 2 पाई Square आएगा, right है sir? L ये होगा। फॉर सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ये होता है। फिर दोनों साइड स्क्वायर करें। क्यों स्क्वायर करें? क्योंकि हमको रूट को निकाल देना है, इसलिए ये L/G हो जाएगा। फिर G को सब्जेक्ट बनाओ, तो 4 पाई स्क्वायर L बाई क्या हो जाएगा? T स्क्वायर हो जाएगा। अब चलो अपना एरर वाला इक्वेशन लिखते हैं। G के लिए क्या कर देंगे? डेल्टा G/G कर देंगे। 4 पाई स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो एरर वाले इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट क्वांटिटी को हमेशा इग्नोर किया जाता है। ये L जो है वो डेल्टा L/L हो जाएगा, और ये नीचे T स्क्वायर का 2 क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा, डेल्टा कैपिटल T बाय कैपिटल T हो जाएगा।
समझ में आया भाई? हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर। थोड़ा बोलते रहो हाँ यार, मुझे बोलते रहो, मुझे बोलते बच्चे अच्छे लगते हैं। तो डेल्टा एल बाय एल प्लस, अब देखो डेल्टा कैपिटल टी बाय स्मॉल टी, कैपिटल टी जो है ना उसकी जगह पे मैं ये डेल्टा स्मॉल टी अपॉन स्मॉल टी लिख सकता हूँ। हाँ यस सर। क्योंकि फ्रॉम वन, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ बोलो तो? कोई कौन बताएगा मुझे मैंने ऐसा क्यों किया? Because we have value of delta small t. हाँ, मेरे पास स्मॉल टी की वैल्यू है, ठीक है, स्मॉल टी की वैल्यू और कैपिटल टी की वैल्यू है, लेकिन एरर जो है ना, एरर वो मेरे पास कैपिटल डेल्टा टी नहीं है, मेरे पास स्मॉल डेल्टा टी वाला ही इक्वेशन मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर जो चीजें हैं उसके हिसाब से मुझे मेरे फॉर्मूला को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये चीज है ना कोई टीचर नहीं सिखा सकता भाई। मैंने तो दिखा दिया कि मैं ऐसा करूंगा और इसलिए करूंगा, वो आपको आपके दिमाग से आपको पता चलना चाहिए कि मेरे पास क्या है और मुझे यहाँ पे क्या रखना है। समझो ये चीज, ये अपने आप एग्जाम में आपको आना चाहिए। चलो आगे वैल्यू डाल के आंसर लेके आते हैं। चलो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं इसको। डेल्टा जी बाई जी, डेल्टा एल है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर तो उसको कहते हैं 0.1 सेंटीमीटर। नीचे एल जो है वो 10 सेंटीमीटर है। देखो ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, कैंसिल हो जाएगा। फिर डेल्टा टी कितना है? 1 सेकेंड है, और स्मॉल टी कितना है? 50 सेकेंड है। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी, 0.1 अपॉन 10 करोगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन 100 आएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2/50 हो जाएगा। तो इट कैन बी रिटन एज 1/100 और 4/100, एंड दैट इज गोइंग टू बी 5/100। क्या आया? ये डेल्टा जी बाई जी आ गया, एंड देयरफॉर परसेंटेज एरर क्या होगी बोलो? 5. डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। 5%। डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 परसेंटेज, एंड दैट इज गोइंग टू बी 5% और नॉट? सर। डेल्टा जी बाई जी को 5/100 लिख दो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। बहुत से स्टूडेंट की ऐसी आदत होती है कि 2/50 को भी क्या करेंगे? पॉइंट में लिखेंगे, फिर ये आंसर को पॉइंट में लाएंगे। मतलब सोचो कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा उनको। तो अवॉइड, जितना हो सके उतना सिंपल कैलकुलेशन रखो, ठीक है। कन्वर्ट मत, बहुत ज्यादा कैलकुलेटर से कैलकुलेशन मत करो। पहली बार कैलकुलेटर हाथ में आने वाला है, पता है 10th स्टैंडर्ड में कैलकुलेटर अलाउड था कि नहीं था? नहीं था। नहीं था ना? बस तो अब से पहली बार आपको कैलकुलेटर आपके हाथ में आने वाला है, मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट होगा, चलो उसको यूज करें, बट उसको एक्साइटमेंट कंट्रोल करना है आपको, समझो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना भाई वो प्रॉब्लम? कोई क्वेरी हो तो पूछ लो पहले। कोई भी क्वेरी हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लो। सर ऐसे क्वेश्चंस में जो 25 वाइब्रेशंस वाला मतलब 100 ऑसिलेशंस दिया है, वैसे ही 25 वाइब्रेशंस और वैसे भी क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें क्यों हम 25 से मल्टीप्लाई नहीं करते? नहीं, 25 से मल्टीप्लाई किया था ना पहले। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या आया था? 25 वाइब्रेशन के लिए टाइम 25 वाइब्रेशन मतलब 25 ऑसिलेशन, और वहां पे भी मैंने ये स्टेप किया था। ध्यान से देखना वो कैलकुलेशन को फिर से, अगर तेरे पास फेयर बुक अभी पड़ी है और तूने बनाई है तो देख ले। अभी t इज इक्वल टू 100t जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, वैसा ही वहां पे मैंने t इज इक्वल टू 25 कैपिटल T लिखा था। ओके सर, देखना एक बार। लेकिन उसमें क्या था कि ऐसा करने के बाद जब हम एरर का इक्वेशन लिखते हैं ना, तो 100 हो या 25 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एरर का इक्वेशन तो कैसा आता है? ये इक्वेशन नंबर 1 जो आया ना वैसा ही आता है, ठीक है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि उस 25 की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन टेक्निकली हमने इसको यूटिलाइज किया हुआ है यहाँ पे ऐसे लिख के, ठीक है। एक बार उसको देख ले, पत्ते घुमा, अपने पेजेस को पीछे ले जा, उसको चेक कर, कंफर्म कर, फिर भी कोई क्वेरी आती है तो अभी मुझे पूछ, हेजिटेट मत होना। चलो दूसरा चीज है, इफ द लेंथ ऑफ सिलेंडर L, देखो ये फॉर्मेट डायरेक्टली एरर वाला फॉर्मेट दे दिया है। L जो है वो है 4.00
सेंटीमीटर और डेल्टा एल जो है वो 0.01 सेंटीमीटर। फिर रेडियस दिया हुआ है, यहाँ गलती से मैंने रेडियस प्रिंट नहीं किया है भाई। आपके पास नोट्स पड़ी है आजू बाजू किसी के? 25 वाइब्रेशंस का टाइम दिया था। नहीं ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 25 वाइब्रेशंस का ही टाइम दे दिया था, एक ऑसिलेशन का नहीं दिया था उसमें। नहीं अभी तो इस प्रॉब्लम में बात कर रहे हैं, तू प्रीवियस प्रॉब्लम की बात कर रही है। हाँ सर। हाँ तो प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था बोलो। नहीं, आपने जो पहले 25 वाला कराया था ना, उसमें 25 वाइब्रेशंस के टाइम दिया था। हाँ, तो 25 वाइब्रेशंस का टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड है। हाँ वो ठीक है, वो अलग प्रॉब्लम था, ये अलग प्रॉब्लम है। हाँ मतलब उसमें नहीं करने का ना मल्टीप्लाई। हाँ वहां पे भी देख, हमने 25 तो किया था ना, देख तो दिखा तुझे, सॉल्यूशन तेरे सामने है। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया था ना क्वेश्चन कि इसमें क्यों 25 नहीं लिया। अच्छा तो वो आएगा, फिर उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए थे, तो जस्ट वेट फॉर दैट, वो शायद क्वेश्चन पीछे अभी आने वाला होगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर वो भी क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन 25 आ गया ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 100 जो हमने लिखा ना, उस 100 की जगह पे क्या करेंगे, 25 करेंगे। ओके। फर्क इतना पड़ेगा। और यहाँ पे 50 सेकंड है, ठीक है। और वहां पे तूने जो बोला ना 2 मिनट और 20 सेकंड, मतलब वहां पे क्या करेंगे, 140 सेकंड कर देंगे फिर। हाँ ठीक है। हाँ ओके। चलो अभी जरा आपके आजू बाजू किसी के पास नोट्स पड़ी है ना, तो जस्ट नोट्स को देखो ना जरा। यहाँ पे मैंने है ना कॉपी पेस्ट में लोचा कर दिया है शायद ये एल की वैल्यू जो है वो ठीक है, लेकिन रेडियस का जो वैल्यू है वो सर रेडियस की 0.250 है रेडियस की 0.250 और एरर 0.001। चलो ये फिर से बोलो, एक बोलो, कोई भी एक बोलो। 0.250 प्लस और माइनस 0.001। ओके सेंटीमीटर। यस। ओके चलो डन। तो ये हो गया कैंसर। हाँ भाई देखो इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट एरर। चलो ये एल की वैल्यू ऐसी दी हुई है, फिर आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू है 0.250 सेंटीमीटर, और रेडियस में जो एरर आ रही है दैट इज 001 सेंटीमीटर। और तीसरा मास का वैल्यू दिया हुआ है 6.25 ग्राम, और मास में जो एरर आ रही है वो है 0.01 ग्राम। ओके तो इतना डेटा हमको दिया हुआ है, और मुझे परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालना है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, देखो सिलेंडर है। तो सिलेंडर का डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखो 4 सिलेंडर, डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होगा कि नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला पता है ना? हाँ सर पता है। यस सर। हाँ सर। सर 2 साल पढ़े हैं। तो फिर हाँ ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। चलो अब डेंसिटी जो है डेल्टा रो बाय रो, अब एरर डायरेक्टली एरर वाला फॉर्मूला लिखता हूं मैं। फिर मास के लिए क्या करेंगे, डेल्टा एम बाय एम करेंगे। पाई क्या है, कांस्टेंट है तो उसको इग्नोर करेंगे। आर स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, तो कि 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर करेंगे। फिर एल के लिए क्या करेंगे, डेल्टा एल बाय एल करेंगे। तो बस सारा डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, उसको वैल्यू रख दो शांति से उसमें। डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा एम कितना था, तो कि 0.01, 6.25। जल्दी से इसकी कैलकुलेशन करो चलो। मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देता हूं, आप भी कैलकुलेशन करके आंसर बोलो कि क्या आंसर आया।
मिल गया आंसर? सर 3.2205 समथिंग आ रहा है। 3.2205 सब लोगों का यही आ रहा है भाई? सर मेरा तो 0.0121 आ रहा है। मुझे तेरा आंसर सही लग रहा है। 3 पॉइंट वाला आंसर मुझे Yes, डाउट sir. है। 0.0121 आ रहा है। 0.0121। अभी 0.0121 फाइनल ना? हाँ सर 0.01 चलो हाँ सर यही है 0.0121। ओके चलो ठीक है। तो अब क्या करेंगे? परसेंटेज एरर इन डेंसिटी क्या होगा बोलो? मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा रो बाय रो मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये हो जाएगा 1.21 परसेंटेज। सिंपल था ना एकदम? ये स्टेप Yes, लिखना sir. आना चाहिए। यस सर। चलो अभी आगे बढ़े। चलो फिर यहाँ पे ऐसा है कि इन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब, क्यूब का डेंसिटी क्या होता है फॉर क्यूब? लेंथ स्क्वायर, लेंथ क्यूब। वो तो वॉल्यूम हुआ, डेंसिटी पूछ रहा हूँ भाई। मास अपॉन लेंथ क्यूब। हाँ मास अपॉन वॉल्यूम, और उसके हिसाब से डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन लेंथ का क्यूब। ठीक है, मास के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर आपको दे दी है, फिर लेंथ के मेजरमेंट में भी परसेंटेज एरर दे दी है, तो रो के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर क्या होगी ऐसा पूछा है। तो पहले एरर का इक्वेशन लिख देते हैं। क्या आएगा? डेल्टा एम अपॉन एम, फिर 3 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल। सही है ना? गलत हो तो बोलना हाँ मुझे। चलो अभी क्या करेंगे? परसेंटेज एरर के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। थ्री टाइम्स डेल्टा एल बाय एल मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज। चलो अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ क्यूब। बोलो क्या होगा? ये मास में परसेंटेज एरर दिया हुआ है 0.26 परसेंटेज, फिर इसका 3 टाइम्स 0.38 परसेंटेज। चलो जल्दी से इसका आंसर निकालो। 1.4। 1.4 आ रहा है। 0.4। 1. Yes, sir. 1.4. ओके 1.4 परसेंटेज। डन ना? इजी। सर ये क्वेश्चन तो माइंड में भी हो सकता है ना, आपने इतना बड़ा किया। क्या? ये क्वेश्चन मास अपॉन लेंथ हाँ। क्यूब है, तो फिर हम वो हमें पता तो चलेगा माइंड में हो सकता है। सही बात है, सही बात है तेरी। मैं एग्जाम में बैठता ना तो मैं दिमाग से कर देता, लेकिन अगर एमसीक्यू पूछा है तो अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क में पूछे तो क्या करोगे आप? तो ऐसे अच्छी तरह से प्रेजेंट करोगे। अभी ऑनलाइन मोड में थोड़ा लिखने में मेरे हैंड राइटिंग थोड़े खराब आते हैं। जब आप बोर्ड पे देखोगे ना मेरे हैंड राइटिंग, तो आपको लगेगा कि नहीं यार अच्छे हैंड राइटिंग है सर के। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से मस्त प्रेजेंटेशन के साथ आपको ये लिखना है। तो ये तरीका मैं दिखा रहा हूँ। आई एम जस्ट टीचिंग यू हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू राइट। बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखने के लिए मार्क्स मिलते हैं। ओके, अगर मैं जेडब्ल्यू के लिए बैठा होता ना तो ऐसे ही कर देता, दिमाग से कर देता मैं। अब सबको मुझे इतना बताओ, फिर मुझे बस ये स्टेप समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
यस सर। यस सर। मुझे आपसे ये चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ के अपने आप ये क्वेश्चन करो। देखो इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व करके बैठ चुके हैं, ऐसा नहीं है। मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे ना वो इससे डिफिकल्ट थे। वो डिफिकल्ट क्वेश्चन समझ में आ गए और ये इजी क्वेश्चन आप मुझे डिफिकल्टी के फॉर्म में मुझे दे रहे हो आप। जस्ट थिंक, मतलब आपने कुछ ट्राई नहीं किया, एक बार देखा यार नहीं होगा मेरे से, एक काम करता हूँ सर को पूछ लेता हूँ। मतलब मेरे पास आके पूछोगे ना तो मेरी नॉलेज बढ़ेगी, मेरी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका कुछ नहीं होगा। देखो एग्जाम में जाके दिमाग आपको चलाना है तो प्रैक्टिस करने के टाइम पे भी दिमाग आप ही चलाओ, ठीक है। बहुत कुछ मगजमारी करने के बाद अगर आंसर नहीं आता ना तब जाके मेरे पास आओ, ठीक है। क्वेश्चन देखा, समझ में नहीं आ रहा है, चलो सर के पास चले जाते हैं। ऐसा कभी भी मत करना। मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ्स में भी ऐसा मत करना, केमिस्ट्री में भी ऐसा मत करना। यही एक लर्निंग का डिफरेंस है। आप 8, 9, 10 में पढ़ते थे तो क्या होता था, आपका पेपर पहले से ही फूटा हुआ होता था। मैं है ना बस बच्चों को सब ऐसे पहले से ऐसे ही बोलता हूँ। क्यों पेपर फूटा हुआ होता था? क्योंकि वो फिक्स्ड होता था कि भाई चलो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये 5 थियरम है, 5 में से ही 2 थियरम पूछने वाले हैं। इस जगह पे ये 10 क्वेश्चन है, 10 में से ही 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब सारी चीजें क्या होती थी, फिक्स होती थी, समझे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है फिक्स्ड, कुछ भी आ सकता है। तो यू हैव टू बी रेडी विथ योर माइंड, ठीक है। रट्टाबाजी नहीं करना है, यहाँ पे दिमाग से हाजिर रहना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको अपने आप करने पड़ेंगे ऐसे टाइम पे। तो जो काम एग्जाम में करना है ना वह काम आप घर पे करो। एग्जाम में आप खुद सॉल्व करोगे तो घर पे भी आप खुद सॉल्व करो। वहां पे मैं नहीं आऊंगा तो घर पे भी मैं नहीं आऊंगा। बहुत तकलीफ आएगी तब जाके मेरे पास आओ, मैं कभी भी ना नहीं बोलूंगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एक सिलीएस्ट क्वेश्चन भी मुझे पूछोगे ना तो आई विल आंसर and I'll explain. Don't worry, I don't have a problem in that, but I want to grow your mind actually. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सर हाउ टू रिफर लॉग बुक वाला आपने कहा था ना, हाँ वो मैं बताऊंगा, टेंशन मत कर, वो बताऊंगा मैं। जरूरत पड़ेगी तब बताएंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके सिवा एक मैं वीडियो भेज दूंगा, लॉग बुक के बिना भी लॉग देख सकते हो आप, ठीक है। अगर आपके पास लॉग बुक नहीं है और फिर भी आपको लॉग देखने की जरूरत पड़ गई तो क्या करोगे, तो उसके लिए मेरे पास एक वीडियो है, ठीक है, YouTube पे आपको मिल जाएगा, तो YouTube पे वो वीडियो देख लेना। I'll just send the link after this particular lecture, okay? चलो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। करंट दिया हुआ है आपको, करंट का वैल्यू है 2.5 एम्पियर। फिर करंट के अंदर जो एरर आती है दैट एरर इज 0.5 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 20 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो एरर आती है वो है 1 वोल्ट। तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई? R is equals to V upon I. यस, ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस ऑफ वायर R क्या होगा, तो कि V अपॉन I होगा। तो यहां से कौन सा फॉर्मूला मिलेगा, चलो कौन बोलेगा इसके नेक्स्ट वाला आंसर, कौन बोलेगा? चलो मैं ही पूछूं। एक मिनट रुक जाओ, कितने लोगों को आता है? जस्ट रेज हैंड, हैंड रेज वाला एक आइकन मिलेगा आपको। मैं हैंड रेज करो तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, आवाज से तो पता नहीं चलेगा मुझे। लेट मी से मैं किसको पूछूं। ओके देखो यहाँ पे एक हैंड रेज आ गया, आई थिंक इट इज मीरा ने किया है ना ये? यस सर। ओके चलो, अब उसके सिवा किसी का हैंड रेज आ सकता है? चलो मीरा बताओ क्या आएगा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। वेरी गुड, सुपर्ब। सबको आता था ना भाई ये? Yes, sir. हेलो, सबको आता था ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो अब ये हो गया। देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर निकालना था, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर मतलब क्या, रेजिस्टेंस और उसकी एरर दोनों निकालनी थी। तो हमको देखो ये फॉर्मूला मिल चुका है। अब यहाँ से डेल्टा आर क्या होगा,
तो कि डेल्टा आर होगा डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपने केस में अब क्या करते हैं, देखो डेल्टा वी बाई वी डेल्टा आई बाई आई, और आर की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, वी बाई आई लिख सकते हो। तो चलो वैल्यू डालते हैं, देयरफॉर डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा वी क्या है 1 वोल्ट है, अपॉन वी क्या है 20 है, फिर डेल्टा आई यानी 0.5 है और ये 2.5 है, फिर ये v का वैल्यू कितना है तो कि 20, i का वैल्यू कितना है 2.5। जल्दी से कैलकुलेशन करके मुझे बताओ, चलो ये 1/20 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 5/20, 5/20 मल्टीप्लाइड बाई 8। ओके, तो ये आ जाएगा 2। देखो एरर आ गई किसकी, 2 की, राइट। ये हुई एरर इन दी रेजिस्टेंस। ऑल्सो रेजिस्टेंस कितना है भाई, तो कि v अपॉन आई, v कितना 20, i कितना 2.5, तो ये आएगा 8 ओम। सो फाइनली अपने आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर रेजिस्टेंस, कौन बताएगा फाइनल आंसर क्या लिखूं मैं, बोलो गौरांग बोल। रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होगा, बोल ये शाह बोलो। आई हैव नॉट कैलकुलेटेड सर। क्या क्या बोला भाई तू? सर मैं So may I? या बोलो। Sir, it will be 8 ohm plus or minus 2 ohm. यस, 8 प्लस और माइनस 2। खत्म, समझ में आ गया भाई सबको? यस सर। पक्का ना? यस सर। चलो फिर अपनी YouTube वाली आदत दोहरा दो, सब लोग थम्स अप दे दो। समझ में आ गया है तो गिव मी थम्स अप। चलो, आई एम जस्ट वाचिंग थम्स अप। ओके, देखते हैं कितना थम्स अप आता है। यहां पे ही थम्स अप करना, बाहर जाके थम्स अप मत पीना कोरोना वाले टाइम में। चलो ग्रेट। यश कहाँ गए पे तू? यश का थम्स अप आ गया? चलो आगे बढ़े। हाँ सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन था, पता नहीं ये क्वेश्चन डिफिकल्टी क्यों था, लेकिन फिर भी करते हैं। चलो ये वही था, एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन ही है भाई। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एक्स वाई जेड। यहां से क्या दिखता है, देखो आपको यहां से आप ऐसा बोल सकते हो कि 4π² तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। 4π² एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन यूनिट हो ऐसे कांस्टेंट कितने हैं, तो कि ये कैपिटल जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका यूनिट होता है, फिर ms वो मास होता है उसका भी एक वैल्यू होता है, उसका यूनिट होता है, ये कैपिटल G का भी एक यूनिट होता है और A का भी यूनिट होता है। तो 3 वेरिएबल है मेरे पास जिसका यूनिट होता है। तो इसके ऊपर से अपने बोल सकते हैं कि t² इज प्रोपोर्शनल टू, देखो ये G पे डिपेंड करता है, G पे डिपेंड करता है तो क्या करेंगे, G⁻x करेंगे। M पे डिपेंड करता है तो m⁻, क्या करेंगे, y करेंगे। और a पे डिपेंड करता है तो a⁻, क्या करेंगे, z करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने आगे नॉर्मली अब तक क्या करते थे, कोई मास आता था, टाइम आता था, लेंथ आता था, यहाँ पे क्या आता है, t² आता है। बस फर्क इतना है, बस बाकी कुछ और नया कुछ है नहीं यहाँ पे। अभी आगे बढ़ते हैं, देखो क्या करते हैं। हियर t² इज प्रोपोर्शनल टू G⁻x mass of sun raised to y and a⁻z। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके डायमेंशनल फॉर्मूला लगा देते हैं। तो t इज अ टाइम,
उसका स्क्वायर है ना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे T2 आएगा। ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? चलो, हाउ मेनी ऑफ यू विल स्पीक द डायमेंशन फॉर्मूला? महक बताओ, चलो। याद है कि कैलकुलेट करना पड़ेगा? रुद्र, आर यू देयर? यस सर। हाँ, तो बोल, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बताना पड़ेगा डायरेक्टली? जी का यूनिट कौन बताएगा? चलो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी? देखो, यूनिट कैपिटल जी है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, ये उसका यूनिट है। तो न्यूटन के लिए क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फिर ये मीटर स्क्वायर है और नीचे केजी का स्क्वायर है। केजी चला गया, ऊपर क्या बचेगा? मीटर क्यूब बचेगा, नीचे सेकंड का स्क्वायर बचेगा और एक केजी बचेगा। इतना बचेगा यहाँ पे। तो इसके ऊपर से अपने डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बोलो? M1 L3T minus 2 में n minus 1 L3T minus 2। परफेक्ट। चलो, यहाँ पे m1 रेस टू y करेंगे क्योंकि ये मास है तो सिर्फ m1, और ये a जो है ना वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए सिर्फ L1। तो m0 L0 T2, ओके, m0 L0 T2। फिर यहाँ पे क्या होगा? m रेस टू माइनस x प्लस y, है ना? m रेस टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे m रेस टू y आएगा। तीसरे टर्म में m है ही नहीं, l की बात करते हैं तो l रेस टू 3x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस z आ जाएगा। फिर t रेस टू क्या आ जाएगा? माइनस 2x आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। अब क्या बनेगा इक्वेशन? तो कि माइनस एक्स प्लस वाई इज 0 मिलेगा मुझे। फिर 3x प्लस z जो है वो भी 0 मिलेगा, एंड माइनस 2x है वो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है भाई? x इज इक्वल टू माइनस 1 है। अगर मैं पहले इक्वेशन में x इज इक्वल टू माइनस 1 लगा दूं तो y की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। देख लो शांति से, यहां से क्या आया? x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा यहां से, इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन में, हाँ बोलो। your voice is not audible properly. Voice is not audible properly. शांति से बोलो, थोड़ा माइक से दूर चले जाओ, बोलो। देखो, ये माइनस 2x इज इक्वल टू 2 है, तो यहां से x माइनस 1 मिला। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 1 लिखता हूं, चलो, प्लस y इज गोइंग टू बी 0, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। प्लस 1 जब राइट हैंड साइड में आ जाएगा फिर से वो माइनस 1 हो जाएगा। x और y की वैल्यू माइनस 1 है, तो z की वैल्यू क्या आएगी? तो देखो, z इज इक्वल टू माइनस 3x। ये दूसरे इक्वेशन से ऐसा बोल सकते हैं अपने। और x की वैल्यू अगर अपने माइनस 1 रख दें तो z इज गोइंग टू बी 3, ठीक है ना? तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल चुकी है, एंड इसको अपने क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। तो अपने क्या होगा? देयरफॉर फ्रॉम 1 t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? g रेस टू x, x यानी माइनस 1, फिर ms रेस टू y, y यानी पर कितना? माइनस 1, और a रेस टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इस केस में क्या आएगा, तो अपने क्वेश्चन से ही पता चलता है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होना चाहिए 4π²। और ये -1 वाले जो दो स्टेप है डिनोमिनेटर ले जा सकते हैं आप नीचे, और बचा क्या फिर, 1³ बचा। तो दैट्स ऑल, खत्म हो गया, ये प्रूव हो गया। देखो इजी था कि नहीं? यस सर। Yes, sir. बराबर ना? ये बहुत इजी थे, एक बार शांति से देखो। क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है ना, वो मेकअप करके आता है। क्वेश्चन होता है एक ही, अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, डराएंगे क्वेश्चन बड़ा बड़ा दिखा के, लेकिन आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई करो और देखो एग्जैक्टली करना क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा, यू विल बी एबल टू डू इट। जितने प्रॉब्लम हम, इससे बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम पहले हम कर चुके हैं, ये तो बहुत इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं।